ऊर्जा के स्रोत। पिछली कक्षा में हमने यह सीखा कि रासायनिक अथवा भौतिक प्रक्रिया के समय कुल ऊर्जा संरक्षित हो रहती है। तब फिर क्यों हम ऊर्जा संकट के बारे में इतना कुछ सुनते रहते हैं? यदि ऊर्जा को न तो पैदा किया जा सकता है न ही वह समाप्त होती है, तो हम इस विषय में चिंता नहीं होनी चाहिए। हमें ऊर्जा के स्रोतों की चिंता के बिना असीमित क्रियाकलापों करने में समर्थ होना चाहिए। यदि हम स्मरण करें कि हमने ऊर्जा के विषय में इसके अतिरिक्त और क्या क्या सीखा व जाना, तो इस पहेली का हल हो सकता है। ऊर्जा के अनेक रूप हैं तथा ऊर्जा को उसके एक रूप से दूसरे रूप में बदला जा सकता है। उदाहरण के लिए, यदि हम किसी प्लेट को किसी ऊंचाई से गिराएं, तो प्लेट में निहित स्थितिज ऊर्जा का अधिकांश भाग फर्श से टकराते समय ध्वनि ऊर्जा में बदल जाता है। यदि हम किसी मोमबत्ती को जलाते हैं तो यह प्रक्रिया अत्यधिक ऊष्मा उन्मोची होती है और इस प्रकार जलने पर मोम की रासायनिक ऊर्जा, प्रकाश ऊर्जा तथा ऊष्मा ऊर्जा परिवर्तित हो जाती है। जब हम मोमबत्ती को जलाते हैं तो इन ऊर्जाओं के अलावा और क्या अन्य उत्पाद उत्पन्न होते हैं? किसी भी रासायनिक अथवा भौतिक प्रक्रिया में कुल ऊर्जा अपरिवर्तित रहती है, लेकिन मान लीजिए कि हम दोबारा से जलती हुई मोमबत्ती पर विचार करते हैं। क्या हम किसी भी प्रकार से अभिक्रिया मोम के रूप में रासायनिक ऊर्जा को दोबारा प्राप्त कर सकते हैं? आइए अब हम एक अन्य उदाहरण लेते हैं। मान लीजिए कि हम 100 मिलीलीटर जल लेते हैं जिसका ताप 348 केल्विन है, 75 डिग्री सेल्सियस, और इसे किसी कमरे में जिसका ताप 298 केल्विन, 25 डिग्री सेल्सियस है, में ऐसा ही रहने देते हैं। कुछ समय बाद क्या होगा? क्या ऐसा कोई उपाय है जिसके द्वारा पर्यावरण को खोई समस्त ऊष्मा को इकट्ठा करके जो जल एक बार ठंडा हो गया उसे दोबारा गर्म किया जा सके? ऐसे प्रत्येक उदाहरण में हमारे विचार से हम यह निरीक्षण करेंगे कि प्रज्वल रूप की ऊर्जा चारों ओर के वातावरण में तुलनाकृत कम प्रज्वल रूप में क्षयित हो जाती है। अतः कार्य करने के लिए किसी ऊर्जा के स्रोत का उपयोग करते हैं, वह उपभोक्त हो जाता है और उसे दोबारा इस्तेमाल में नहीं लाया जा सकता। ऊर्जा का उत्तम स्रोत क्या है? तब फिर किसी ऊर्जा का सबसे स्रोत समझा जा सकता है। हम अपने दैनिक जीवन में कार्य करने के लिए ऊर्जा के अनेक स्रोतों का प्रयोग करते हैं। हम रेलगाड़ियों को चलाने में डीजल इस्तेमाल करते हैं। हम सड़कों के लैंपों को जलाने में विद्युत का उपयोग करते हैं। अर्थात हम साइकिलों से स्कूल जाने में पेशों की ऊर्जा का इस्तेमाल करते हैं। क्रियाकलाप 1, सुबह होकर उठने से स्कूल पहुंचने तक आप जिन ऊर्जाओं का उपयोग करते हैं उनमें से किन्हीं 4 की सूची बनाइए। हम इन अलग अलग प्रकार की ऊर्जाओं को कहाँ से प्राप्त करते हैं? हम इन ऊर्जा के स्रोत क्यों अथवा क्यों नहीं मानते? क्रियाकलाप 2, उन विधि शारीरिक कार्यों को करने के लिए पेशीय ऊर्जा, अनेक प्रकार के विद्युत साधित्रों को प्रचलित करने के लिए विद्युत ऊर्जा, खाना पकाने अथवा किसी वाहन को चलाने के लिए रासायनिक ऊर्जा, ये सभी स्रोतों से ही मिलते हैं। हमें यह जानना जरूरी है कि ऊर्जा को उसके प्रयोज्य रूप में प्राप्त करने के लिए हम आवश्यक स्रोत का चुनाव कैसे करते हैं। क्रियाकलाप 2, उन विविध विकल्पों पर चर्चा कीजिए जो खाना पकाने के लिए ईंधन का चयन करते समय हमारे पास होते हैं। किसी को अच्छे ईंधन की श्रेणी में रखने की कोशिश करते समय आप किन मानदंडों पर विचार करेंगे? क्या तब आपकी पसंद अलग होती है? जब आप वन में जीवन का निर्वाह करते हैं, किसी छोटे द्वीप अथवा सुदूर प्रवर्ती ग्राम पर जीवन निर्वाह करते हैं, नई दिल्ली में जीवन का निर्वाह करते हैं, 5 शताब्दियों पहले जीवन निर्वाह करते हैं, प्रत्येक प्रकरण में कारक किस प्रकार अलग अलग थे? दिए गए दोनों क्रियाकलापों को करने के बाद यह देख सकते हैं कि कुछ कार्यों को करने के लिए किसी विशेष ईंधन अथवा ऊर्जा का हमारे द्वारा चुनाव करना बहुत से अलग अलग कारकों पर निर्भर करता है। उदाहरण के लिए, किसी ईंधन का चुनाव करते समय हमें स्वयं से निम्नलिखित प्रश्न को पूछना चाहिए। यह जलने पर कितनी ऊष्मा उत्सर्जित करता है? क्या यह अत्यधिक धुआं पैदा करता है? क्या यह सरलता से उपलब्ध है?
क्या आप ईंधन के बारे में पूछने योग्य 3 और प्रासंगिक प्रश्न सोच सकते हैं? जितने भी वर्गों के ईंधन आज उपलब्ध हैं, यदि हमें चुनाव करने के लिए दिए जाए तो वे कारक कौन से हैं जो खाना पकाने के लिए ईंधन का चुनाव करते समय हमारे चयन के विकल्पों को सीमित कर देते हैं? क्या जिस ईंधन का चुनाव किया गया है वह किए जाने वाले कार्य पर निर्भर करता है? उदाहरण के लिए, क्या हम सर्दियों में खाना पकाने के लिए एक ईंधन तथा कमरे को गर्म करने के लिए अन्य किसी दूसरे ईंधन का चयन करेंगे? तब हम कह सकते हैं कि एक अच्छा ईंधन वह है जो द्रव्यमान अथवा प्रति एकांक आयतन अधिक कार्य करे, आसानी से सुलभ हो सके, परिवहन तथा भंडारण करने में आसान हो, सस्ता है, कदाचित यह सबसे अधिक लाभदायक है। ऊर्जा के पारंपरिक स्रोत। जीवाश्म ईंधन। प्राचीन काल में उसमें ऊर्जा का सबसे अधिक सामान्य व सस्ता स्रोत लकड़ी था। कुछ सीमित क्रियाकलापों के लिए बहते जल तथा पेड़ों की ऊर्जा का भी इस्तेमाल किया जाता था। क्या आप इनमें से कुछ उपयोगों के बारे में बता सकते हैं? कोल के ऊर्जा स्रोत की तरह उपयोग ने औद्योगिक क्रांति को संभव बनाया। समस्त विश्व में विकसित होते उद्योगों ने जीवन की गुणवत्ता में वृद्धि कर दी। इसकी वजह से समस्त विश्व में ऊर्जा की मांग में आश्चर्यजनक दर से वृद्धि हो रही है। ऊर्जा की बढ़ती मांग की पूर्ति अधिकतर पेट्रोलियम तथा जीवाश्म ईंधन कोयलों से की जाती थी। मांग में बढ़ोतरी के साथ साथ हमने इन ऊर्जा स्रोतों को इस्तेमाल करने के लिए प्रौद्योगिकियों में भी विकास किए, लेकिन ये ईंधन करोड़ों वर्षों में बने तथा अब इनके केवल सीमित भंडार ही शेष है। जीवाश्म ईंधन ऊर्जा के अनवीकरणीय स्रोत हैं, अतः हमें इन्हें संरक्षित करने की जरूरत है। यदि हम इन ऊर्जा स्रोतों का उपयोग किसी बेपर्द दर से करते रहेंगे तो हमारे ये भंडार जल्द ही खाली हो जाएंगे। ऐसी स्थितियों को टालने के लिए ऊर्जा के वैकल्पिक स्रोतों की छानबीन की गई, लेकिन आज भी हम अपने ऊर्जा की अधिकतर आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए ईंधनों पर बहुत कुछ निर्भरता बनाए हुए हैं। इस पर विचार कीजिए। यदि हमें विद्युत आपूर्ति न मिले तो हमारे जीवन में क्या बदलाव आ जाएगा? किसी भी देश में प्रत्येक व्यक्ति की विद्युत ऊर्जा की उपलब्धता उस देश के विकास के माप का एक प्राचाल है। कैसे? जीवाश्म ईंधन को जलाने की अन्य हानियां भी हैं। हमने पिछली कक्षा में कोयले तथा पेट्रोलियम के उत्पादों को जलाने से होने वाले वायु प्रदूषण के बारे में पढ़ा था। जीवाश्म ईंधन के जलने पर उत्सर्जित होने वाले कार्बन, सल्फर तथा नाइट्रोजन के ऑक्साइड अम्लीय ऑक्साइड होते हैं। इनसे अम्लीय वर्षा होती है जो हमारी मृदा तथा जल के संसाधनों को प्रभावित करती है। वायु प्रदूषण की समस्या के अलावा कार्बन डाइऑक्साइड गैसों के ग्रीन हाउस पौधे घर प्रभाव को स्मरण कीजिए। जीवाश्म ईंधन के जलने के कारण पैदा होने वाले प्रदूषण को कुछ हद तक दहन प्रक्रिया की दक्षता में वृद्धि करके तथा उत्सर्जित होने वाली हानिकारक गैसों तथा राखों को चारों ओर के पर्यावरणों में पलायन को कम करने वाली अनेक प्रक्रियाओं द्वारा घटाया जा सकता है। क्या आप यह जानते हैं कि चूल्हों, गैस स्टोवों तथा वाहनों में प्रत्यक्ष रूप से विविध कार्यों के लिए उपयोग होने के अतिरिक्त विद्युत पैदा करने के लिए जीवाश्म ईंधन का प्रमुख ईंधन के रूप में प्रयोग होता है? आइए इस क्रियाकलाप में एक छोटा सा संयंत्र बनाकर इससे कुछ विद्युत पैदा करते हैं और देखते हैं कि ऊर्जा के ऐच्छिक रूप को उत्पन्न करने के लिए क्या क्या करना होता है। क्रियाकलाप 5। एक टेबल टेनिस की बॉल लीजिए और उसमें 3 झिर्रियां बनाइए। धातु की बनी चादर से अर्धवृत्ताकार पंखुड़ियां काटिए और इन्हें बॉल की झिर्रियों में लगाइए। धातु का एक सीधा तार लेकर इसे टेनिस बॉल के केंद्र में से निकालिए तथा तार को धुरी की तरह प्रयोग करके बॉल को किलकित कीजिए। यह निश्चित कीजिए कि बॉल धुरी पर मुक्त रूप से घूर्णन करे। अब इसके साथ कोई साइकिल डायनामो जोड़िए। डायनामो के साथ एक टॉर्च बल्ब श्रेणी क्रम में संयोजित कीजिए। पंखुड़ियों पर जल की धारा अथवा दाब कुकुर में उत्पन्न भाप मापिए। आप क्या निरीक्षण करते हैं? यह विद्युत पैदा करने के लिए हमारा टरबाइन है। सरलतम टरबाइनों में एक गतिशील ईसा घूर्णक ब्लेड संयोजन होता है। गतिशील तरल ब्लेडों पर उन्हें घूर्णन कराने के लिए क्रिया करता है और घूर्णक रोटर को ऊर्जा देता है। इस प्रकार हम देखते हैं कि मूल रूप से हमें रोटर के ब्लेडों को उस चाल से घूर्णन कराना होता है
कि वे यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करने के लिए डायनामो के सापट को ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करने के लिए डायनामो के सापट को घुमा दे। विद्युत ऊर्जा का वह रूप है जो आज के घूर्णन चक्र में एक जरूरत बन गई है। डायनामो के शाफ्ट को घुमाने के अलग अलग ढंग है, लेकिन किस ढंग को अपनाया जाए यह संसाधनों की उपलब्धता पर निर्भर करता है। नीचे लिखे अनुभागों में हमने यह देखा कि टरबाइन को घुमाकर विद्युत पैदा करने के लिए किस प्रकार ऊर्जा के अलग अलग स्रोतों का उपयोग किया जा सकता है। तापीय विद्युत संयंत्र। विद्युत संयंत्रों में प्रतिदिन बहुत बड़ी मात्रा में जीवाश्म ईंधन को जलाकर जल को गर्म करके भाप बनाई जाती है, जो टरबाइनों को घुमाकर विद्युत पैदा करती है। समान दूरियों तक पेट्रोलियम तथा कोयले के परिवहन की अपेक्षा में विद्युत संचरण अधिक दक्ष होता है। यही कारण है कि बहुत से तापीय विद्युत संयंत्र तेल अथवा कोयले के क्षेत्रों के निकट स्थापित किए गए हैं। इन संयंत्रों को तापीय विद्युत संयंत्र कहने का कारण यह है कि इन संयंत्रों में ईंधन दहन करके उसमें ऊर्जा पैदा की जाती है, जिसे फिर विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित किया जाता है। जल विद्युत संयंत्र ऊर्जा का एक अन्य पारंपरिक स्रोत बहते जल में निहित गतिज ऊर्जा अथवा किसी ऊंचाई पर स्थित जल में निहित स्थितिज ऊर्जा था। जल विद्युत संयंत्रों में गिरते जल की स्थितिज ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है। चूंकि ऐसे जल प्रपात बहुत कम संख्या में है जिनका उपयोग स्थितिज ऊर्जा के स्रोत के रूप में किया जा सके, अतः जल विद्युत संयंत्रों को बांधों से जोड़ दिया गया है। पिछली शताब्दी में सारे विश्व में बहुत बड़ी संख्या में बांधों का निर्माण किया गया है। भारत में हमारी ऊर्जा की जरूरत के चौथाई भाग की पूर्ति जल विद्युत संयंत्रों द्वारा की जाती है। जल विद्युत पैदा करने के लिए नदियों के बहाव को रोककर जलाशयों, कृत्रिम झीलों में जल इकट्ठा करने के लिए ऊंचे बांध बनाए जाते हैं। इससे जल का तल ऊंचा होता है और इस प्रक्रिया में जल की गतिज ऊर्जा इसकी स्थितिज ऊर्जा में परिवर्तित हो जाती है। बांध के ऊपरी भाग से पाइप दोबारा जल को बांध के आधार के निकट स्थापित टरबाइन के ब्लेडों पर गिराया जाता है, जैसा कि चित्र में दिखाया गया। चूंकि हर बार जब भी वर्षा होती है तो जलाशय दोबारा जल से भर जाते हैं, इसलिए जल विद्युत ऊर्जा एक नवीकरणीय स्रोत है। अतः हमें जीवाश्म ईंधन की तरह जो किसी न किसी दिन अवश्य समाप्त हो जाएंगे, जल विद्युत स्रोतों के खत्म होने की कोई चिंता नहीं होती। लेकिन बड़े बड़े बांध बनाने के साथ कुछ समस्या भी जुड़ी है। बांधों को केवल कुछ सीमित क्षेत्रों में ही बनाया जा सकता है तथा इनके लिए पर्वतीय क्षेत्र सबसे उत्तम माने जाते हैं। बांधों के निर्माण से मानव आवास तथा बहुत से कृषि योग्य भूमि डूबने के कारण नष्ट हो जाते हैं। बांध के जल में डूबने के कारण बड़े बड़े पारिस्थितिक तंत्र समाप्त हो जाते हैं। जो वनस्पति, पेड़ पौधे आदि जल में डूब जाते हैं वे अवयवी परिस्थितियों में गलने सड़ने लगते हैं और विघटित होकर बड़ी मात्रा में मीथेन गैस पैदा करते हैं, जो कि एक ग्रीन हाउस गैस है। बांधों के निर्माण से विस्थापित लोगों की संतोषजनक क्षतिपूर्ण व पुनर्वास की समस्या भी उत्पन्न हो जाती है। गंगा नदी पर टिहरी बांध के बनाने तथा नर्मदा नदी पर सरदार सरोवर बांध बनाने की परियोजनाओं का विरोध इसी प्रकार की समस्याओं के कारण ही हुआ था। ऊर्जा के पारंपरिक स्रोतों के उपयोग के लिए प्रौद्योगिकी में सुधार। जैव मात्रा बायोमास हम जानते हैं प्राचीन काल से ही लकड़ी का ईंधन के रूप में इस्तेमाल किया जाता रहा है। यदि हम यह सुनिश्चित कर ले कि पर्याप्त वृक्ष लगाए जाते रहेंगे तो जलाने की लकड़ी की लगातार आपूर्ति का आश्वासन दिया जाता है। ईंधन के रूप में उपलों को जलाए जाने उपयोग करने से आप भलीभांति परिचित हैं। भारत में पशुधन की बहुत बड़ी जनसंख्या भी हमें ईंधन के स्थायी स्रोतों के बारे में आश्वस्त कर सकती है। चूंकि ये ईंधन जंतु एवं पादप उत्पाद हैं, अतः इन ईंधनों के स्रोतों को हम जैव मात्रा कहते हैं, परंतु ये ईंधन अधिक मात्रा उत्सर्जित नहीं करते तथा इन्हें जलने आने पर अत्यधिक धुआं निकलाता है।
इसलिए इन ईंधनों की दक्षता में सुधार लाने के लिए प्रौद्योगिकी का सहारा जरूरी है। जब लकड़ी को वायु की सीमित उपस्थिति में जलाते हैं तो उसमें उपस्थिति जल तथा ऊष्मा तथा वाष्पशील पदार्थ बाहर निकल जाते हैं तथा अवशेष के रूप में चारकोल शेष रह जाता है। चारकोल बिना ज्वाला के जलता है, इससे अपेक्षाकृत कम धुआं उत्सर्जित होता है तथा इसकी ऊष्मा उत्पन्न करने की दक्षता भी उच्च है। इसी प्रकार गोबर फसलों के काटने के बाद बचे अपशिष्ट पदार्थ, सब्जियों के अपशिष्ट जैसे अनेक पादप तथा मलजल जब ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में अपघटित होते हैं तो बायोगैस जैव गैस उत्सर्जित होती है। चूंकि इस गैस को बनाने में इस्तेमाल होने वाला आरंभिक पदार्थ मुख्य गोबर है, इसलिए इसका प्रचलित नाम गोबर गैस है। जैव गैस को एक संयंत्र में पैदा किया जाता है जिसे दिए गए चित्र में दिखाया गया है। इस संयंत्र में ईंटों से बनी गुंबद जैसी एक संरचना होती है। जैव गैसों के निर्माण के लिए मिश्रण टंकी में जल तथा गोबर का एक गाढ़ा घोल जिसे स्लरी कहते हैं बनाया जाता है, जहां से इसे संपाचरित डाइजेस्टर में डाल देते हैं। संपाचित चारों ओर से बंद एक कक्ष होता है जिसमें ऑक्सीजन उपस्थित नहीं होती। अवयव सूक्ष्म जीव जिन्हें जीवित रहने के लिए ऑक्सीजन की जरूरत नहीं होती, गोबर के स्लरी के जटिल यौगिकों का अपघटन कर देते हैं। अपघटन की प्रक्रिया पूरी होने तथा इसके परिणाम स्वरूप मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन सल्फाइड तथा हाइड्रोजन जैसी गैस उत्पन्न होने में कुछ दिन लगते हैं। जैव गैस को संपाचरित के ऊपर बनी गैस के टंकी में संचित किया जाता है। गैस टंकी से पाइपों द्वारा जैव गैस को प्रयोग के लिए बाहर खींच लिया जाता है। जैव गैस एक अच्छा ईंधन है क्योंकि इसमें 75% एक मीथेन गैस उपस्थित होती है। यहाँ धुआं पैदा किए बिना जलती है। लकड़ी, कोयला तथा चारकोल के विपरीत जैव गैस के जलने के बाद राख जैसा कोई अपशिष्ट शेष नहीं बचता। इसकी तापन क्षमता उच्च होती है। जैव गैस का इस्तेमाल प्रकाश के स्रोत के रूप में भी किया जाता है। जैव गैस संयंत्र में बाकी बची सैलरी को समय समय पर संयंत्र से बाहर निकालते हैं। इस सैलरी में फास्फोरस तथा नाइट्रोजन प्रचुर मात्रा में होते हैं, अतः यह एक बहुत अच्छी खाद के रूप में काम आते हैं। इस प्रकार मलजल व जैव अपशिष्टों के उपयोग द्वारा जैव गैस निर्मित करने से हमारे कई उद्देश्य पूरे हो जाते हैं। इससे हमें ऊर्जा का सुविधाजनक दक्ष स्रोत प्राप्त होता है, उत्तम खाद मिलती है और साथ ही अपशिष्ट पदार्थों के निपटारे का सुरक्षित तरीका भी मिल जाता है। जैव मात्रा ऊर्जा का नवीकरणीय स्रोत है। क्या आप भी यह सोचते हैं? पवन ऊर्जा पिछली कक्षा में हमने यह पढ़ा था कि किस प्रकार सूर्य के विकिरणों द्वारा जलाशय तथा भूखंडों के समान तप्त होने के कारण वायु में गति पैदा होती है तथा पवनों का प्रभाव होता है। पवनों की गतिज ऊर्जा का इस्तेमाल कई प्रकार के कार्यों को करने के लिए किया जाता है। पवन ऊर्जा का इस्तेमाल शताब्दियों से पवन चक्कियों द्वारा यांत्रिक कार्यों को पूरा करने में होता रहा। उदाहरण के लिए किसी पवन चक्की द्वारा प्रचलित जल पंप, पानी को ऊपर उठाने वाला पंपों में पवन चक्की की पंखुड़ियों की घूर्णन गति का उपयोग कुओं से जल को ऊपर खींचने के लिए होता है। आजकल पवन ऊर्जा का इस्तेमाल विद्युत उत्पन्न करने में भी किया जा रहा है। पवन चक्की की संरचना वस्तु किसी ऐसे बहुत बड़े विद्युत पंखे के समान होती है जिसे किसी मजबूत आधार पर कुछ ऊंचाई पर खड़ा कर दिया जाता है, जैसा कि चित्र में दिखाया गया। विद्युत पैदा करने के लिए पवन चक्की की घूर्णी गति का इस्तेमाल विद्युत जनरेटर के टरबाइन को घुमाने के लिए किया जाता है। किसी एकल पवन चक्की से उत्पन्न विद्युत अर्थात निर्गत बहुत कम होती है, जिसका व्यापारिक पैमाने पर उपयोग संभव नहीं होता। अतः किसी बड़े क्षेत्र में बहुत सी पवन चक्कियां लगाई जाती हैं तथा यह क्षेत्र पवन ऊर्जा फॉर्म कहलाता है। व्यापारिक, क्या आप जानते हैं डेनमार्क पवनों का देश कहलाता है। देश की 25% से भी अधिक विद्युत की मांग पवन चक्कियों के विशाल नेटवर्क द्वारा विद्युत प्राप्त करके पूरी की जाती है। जर्मनी इस क्षेत्र में अग्रणी है, जबकि भारत का पवन ऊर्जा द्वारा विद्युत उत्पन्न करने वाले देशों में 5वां स्थान है। यदि हम पवन द्वारा विद्युत प्राप्त करने की अपनी क्षमता का पूरा उपयोग करके
जो अनुमानों के अनुसार 45,000 MW मेगावाट विद्युत शक्ति को उत्पन्न कर सकते हैं। तमिलनाडु में कन्याकुमारी के निकट भारत का विशालतम पवन ऊर्जा फार्म स्थापित किया गया। यह 380 मेगावाट विद्युत का उत्पादन करता है। स्तर पर विद्युत उत्पन्न करने के लिए किसी ऊर्जा फॉर्म की सभी पवन चक्कियों द्वारा प्राप्त विद्युत ऊर्जा का परस्पर योग कर लिया जाता है। पवन ऊर्जा नवीकरणीय ऊर्जा का एक दक्ष एवं पर्यावरणीय हितैषी स्रोत है। इसके द्वारा विद्युत उत्पादन के लिए बार बार धन खर्च करने की जरूरत नहीं होती है। परंतु पवन ऊर्जा के इस्तेमाल करने की बहुत सी सीमाएं हैं। पहली सीमा यह है कि पवन ऊर्जा फार्म केवल उन्हीं क्षेत्रों में लगाए जा सकते हैं जहां वर्ष के अधिकांश दिनों में तीव्र पवनें चलनी हो। टरबाइन के उपयुक्त चाल को बनाए रखने के लिए पवनों की चाल भी 15 किलोमीटर प्रति आवर से अधिक होनी चाहिए। इसके साथ ही संचायक सेलों जैसी कोई पूर्ति करने वाली सुविधाजनक सुविधा भी होनी चाहिए, जिसका इस्तेमाल ऊर्जा की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए उस समय किया जा सका जब पवनें नहीं चलती। ऊर्जा फार्म स्थापित करने के लिए एक विशाल भूखंड की जरूरत होती है। 1 मेगावाट के जनरेटर के लिए फार्म को 2 हेक्टेयर भूमि की आवश्यकता होती है। पवन ऊर्जा फार्म स्थापित करने की आरंभिक लागत बहुत अधिक है। इसके अतिरिक्त पवन ऊर्जा की पंखुड़ियां तथा दृढ़ आधारित वायुमंडल में खुले होने के कारण अदृढ़ चक्रवात, धूप, वर्षा आदि प्राकृतिक फेफड़ों को सहन करते हैं। अतः उनके लिए उच्च स्तर के रखरखाव की जरूरत होती है। वैकल्पिक अथवा गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोत। प्रौद्योगिकी में विकास के साथ ही हमारे ऊर्जा की मांग में दिन प्रतिदिन बढ़ोतरी होती जा रही है। हमारी जीवन शैली में लगातार परिवर्तन हो रहा है। हम अपने कार्यों को रोकने के लिए अधिक से अधिक मशीनों का इस्तेमाल करते हैं। जैसे जैसे औद्योगिकरण से हमारा जीवन उन्नत हो रहा है, वैसे वैसे हमारे मूलभूत जरूरतों में भी निरंतर वृद्धि हो रही है। क्रियाकलाप 1 अपने नाना नानी अथवा अन्य बड़े बुजुर्गों से यह पता लगाइए कि वे अपने विद्यालय कैसे आ जाते थे। अपने बचपन में अपने दैनिक काल जरूरतों के लिए जल कैसे प्राप्त करते थे, मनोरंजन कैसे करते थे। उपरोक्त उत्तरों की तुलना अब आप इन कार्यों को कैसे पूरा कर सकते हैं कीजिए। क्या इनमें कोई अंतर है? यदि हाँ, तो किस प्रक्रम में बाह्य स्रोतों में अधिक ऊर्जा उपयुक्त ही नहीं। जैसे जैसे हमारी ऊर्जा की जरूरत बढ़ती जाती है, तो उतने ही हमें उन स्रोतों की खोज करने की पड़ती है। हम ज्ञात एवं प्रबल ऊर्जा स्रोत के अधिक दक्ष इस्तेमाल के लिए प्रौद्योगिकी विकसित करने के लिए करते हैं तथा ऊर्जा के नए स्रोतों को ढूंढते हैं, जिससे किसी नए ऊर्जा के स्रोत को हम खोजते हैं। उसी के इस्तेमाल को मस्तिष्क में रखकर विशिष्ट युक्तियां विकसित की जाती हैं। अब हम ऊर्जा के उन नए स्रोतों जिनका हम इस्तेमाल करना चाहते हैं तथा उस प्रौद्योगिकी की ओर जिसे इन बातों पर निहित ऊर्जा का दोहन करने के लिए डिजाइन किया गया पर अपने दृष्टि डालें। इस पर विचार कीजिए। कुछ लोग कहते हैं कि यदि आप अपने पूर्वजों की तरह जीवन यापन करना शुरू कर दें, तो इससे हमारी ऊर्जा तथा हमारे तंत्र दोनों संरक्षित रहेंगे। आपके विचार से क्या धारणा सही है? सौर ऊर्जा
सूर्य लगभग 5 करोड़ वर्ष से लगातार वर्तमान दर पर बहुत बड़ी मात्रा में ऊर्जा उत्सर्जित कर रहा है तथा इस दर से भविष्य में भी लगभग 5 करोड़ वर्ष तक ऊर्जा विकसित करता रहेगा। सौर ऊर्जा का केवल एक छोटा सा भाग ही पृथ्वी के वायुमंडल की बाह्य परतों तक पहुंच पाता है। इसका लगभग आधा भाग वायुमंडल से गुजरते वक्त अवशोषित हो जाता है तथा शेष हिस्सा पृथ्वी की सतह पर पहुंचता है। क्या आप जानते हैं भारत एक सौभाग्यशाली देश है क्योंकि वर्ष के ज़्यादातर दिनों में हमें सौर ऊर्जा प्राप्त होती रहती है। लगाए गए अनुमान के अनुसार हमारे देश को प्रतिवर्ष 5 करोड़ किलोवाट घंटा सौर ऊर्जा मिलती है। बादल रहित स्वच्छ आकाश की उपस्थिति होने पर पृथ्वी के किसी क्षेत्र में प्रतिदिन मिलने वाले सौर ऊर्जा का औसत परिमाण 4 से 7 किलोवाट आवर प्रति मीटर स्क्वायर के बीच होता है। पृथ्वी के वायुमंडल की परिरेखा पर सूर्य की किरणों के लंबवत उपस्थित खुले क्षेत्र के प्रति एकांक क्षेत्रफल पर प्रति सेकंड पहुंचने वाली सौर ऊर्जा स्थानांतक कहलाती है, जबकि इस क्षेत्र को सूर्य से पृथ्वी के बीच की औसत दूरी माना गया है। अनुमानतः इसका सन्निकट मान 1.4 किलोवाट पर मीटर स्क्वायर है। किलोग्राम 5 दो शंक्वाकार फ्लास्क लीजिए। इनमें से एक को सफ़ेद तथा दूसरे को काले पेंट से पोतिए। दोनों को जल से भरिए। इन शंक्वाकार फ्लास्कों को 1 से 1.5 तक सीधे धूप में खुला रखिए। दोनों फ्लास्कों को छुइए। इनमें से कौन सा गर्म है? आप इन दोनों फ्लास्कों के जल के तापों को तापमापी द्वारा भी माप सकते हैं। आपको इससे कुछ पता चला क्या? कोई ऐसा उपाय जो सोच सकते हैं जिसके द्वारा इसका आपके दैनिक जीवन में इस्तेमाल हो सके? सर्वसम परिस्थितियों में परिवर्तक पृष्ठ तथा श्वेत पृष्ठ की अपेक्षा में कृष्ण काला पृष्ठ अधिक ऊष्मा अवशोषित करता है। सौर कुकरों जैसा कि चित्र में दिखाया गया है तथा सौर तापकों की कार्यविधि में इसी गुण का इस्तेमाल किया जाता है। कुछ सौर कुकरों में सूर्य की किरणों को फोकसित करने के लिए दर्पणों का इस्तेमाल किया जाता है, जिससे इनका ताप और अधिक उच्च हो जाता है। सौर कुकरों में कांच की शीट का ढक्कन होता है। याद कीजिए पौधा घर प्रभाव के विषय में हमने क्या पढ़ा था? क्या यह कांच के ढक्कन को प्रयोग करने का कारण स्पष्ट कर सकता है? क्रियाकलाप 6 किसी सौर जल तापक अथवा सौर कुकर की संरचना तथा कार्य प्रणाली का विशेषकर इस दृष्टि से निरीक्षण कीजिए कि उसमें ऊष्मा अवरोधन कैसे होता है तथा उसे अधिकतम ऊष्मा अवशोषण कैसे निश्चित करते हैं। सस्ती सुलभ सामग्री का उपयोग करके किसी सौर जल तापक अथवा सौर कुकर का डिजाइन बनाकर उनकी संरचना बनाइए और यह जांच कीजिए कि आपके इस तंत्र में अधिक से अधिक कितना ताप प्राप्त किया जा सकता है। सौर जल तापकों अथवा सौर कुकरों के उपयोग की सीमाओं एवं विशेषताओं पर चर्चा कीजिए। यह आसानी से देखा जा सकता है कि ये युक्तियां दिन के कुछ निश्चित समय पर ही महत्वपूर्ण होती है। सौर के उपयोग की इस सीमा पर सौर सेलों का इस्तेमाल करके पार पाया जाता है। सौर सेलर सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित करते हैं। धूप में रखे जाने पर किसी पारूपी सौर सेल से 0.5 to 1.0 A तक वोल्टता विकसित होती है और लगभग 0.7 W विद्युत पैदा कर सकता है। जब बहुत अधिक संख्या में सौर सेलों को संयोजित करते हैं तो इस व्यवस्था को सौर पैनल कहते हैं। सौर पैनलों से व्यवहारिक उपयोग के लिए काफी विद्युत प्राप्त हो जाती है। सौर सेलों के साथ जुड़ा मुख्य लाभ यह है कि इनमें कोई भी गतिमान ऊर्जा नहीं होता। इसका रखरखाव बहुत सस्ता तथा ये किसी फोक्शन युक्ति के बिना काफी अच्छा कार्य करते हैं। सौर सेलों का प्रयोग करने का एक अन्य लाभ यह है कि इनको आग में तथा सुदूर स्थानों में स्थापित किया जा सकता है अथवा
ऐसे क्षेत्र बसे हुए क्षेत्रों में स्थापित किया जा सकता है जहां शक्ति संचरण के लिए केवल बिछाना बहुत अधिक खर्चीला तथा व्यापारिक दृष्टि से भी व्यावहारिक नहीं होता। सौर सेल बनाने के लिए सिलिकॉन का इस्तेमाल किया जाता है जो प्रकृति में बहुत अधिक मात्रा में है, लेकिन सौर सेलों को बनाने में प्रयोग में लाए जाने वाले विशिष्ट श्रेणी के सिलिकॉन की उपलब्धता सीमित है। सौर सेलों के निर्माण की समस्त प्रक्रिया अभी भी बहुत महंगी है। सौर सेलों को परस्पर संयोजित करके पैनलों का निर्माण करने में सिल्वर चांदी का उपयोग होता है, जिसके कारण लागत और बढ़ जाती है। कम दक्षता तथा उच्च लागत होने पर भी सौर सेलर का उपयोग बहुत से प्रौद्योगिकी तथा वैज्ञानिक अनुप्रयोगों के लिए किया जाता है। कृत्रिम मानव निर्मित उपग्रहों तथा अंतरिक्ष अन्वेषक युक्तियों जैसे मार्स ऑर्बिटरों आदि में सौर सेलरों का उपयोग प्रमुख ऊर्जा स्रोत के रूप में किया जाता है। बेतार संचार तंत्रों अथवा रेडियो अथवा सुदूर क्षेत्रों के टीवी रिले केंद्रों में सौर सेल पैनल उपयोग में लाए जाते हैं। ट्रैफिक सिग्नलों परिकल्पकों तथा बहुत से खिलौने में सौर सेलों का उपयोग किया जाता है। सौर सेल पैनल विशिष्ट रूप से डिजाइन की गई अनंत छतों पर स्थापित किए जाते हैं ताकि इन पर अधिक से अधिक सौर ऊर्जा अवशोषित किया जा सके, लेकिन अत्यधिक महंगा होने के कारण सौर सेलों का घरेलू उपयोग अभी तक सीमित है। समुद्रों में जहाज ज्वारीय ऊर्जा घूर्णन गति करती पृथ्वी पर मुख्य रूप से चंद्रमा के गुरुत्वीय आकर्षण के कारण महासागरों में जल का स्तर गिरता व चढ़ता रहता है। यदि आप समुद्र के नज़दीक रहते हैं अथवा कभी समुद्र के नज़दीक किसी स्थान पर जाते हैं तो कोशिश कीजिए कि आप यह परीक्षण कर सकें कि समुद्र में जल का स्तर दिन में किस प्रकार बदलता है। ये परिघटना ज्वार भाटा कहलाती है तथा ज्वार भाटे में जल के स्तर के गिरने तथा चढ़ने से हमें ज्वारीय ऊर्जा मिलती है। ज्वारीय ऊर्जा का दोहन सागर के किसी संकीर्ण क्षेत्र पर बांध बनाकर किया जाता है। बांध के द्वार पर स्थापित टरबाइन ज्वारीय ऊर्जा को विद्युत में परिवर्तन कर देता है। आप खुद भी यह अनुमान लगा सकते हैं कि ऐसी अवस्थियां जहां इस प्रकार के बांध बनाए जा सकते हैं सीमित है। तरंग ऊर्जा इस प्रकार समुद्र तट के पास विशाल तरंगों की गतिज ऊर्जा को भी विद्युत उत्पादन करने के लिए इसी ढंग से रोके रखा जा सकता है। महासागरों की सतह पर आर पार बहने वाली प्रबल पवन तरंगें पैदा करती हैं। तरंग ऊर्जा का वही व्यवहारिक इस्तेमाल हो सकता है जहाँ तरंगें अत्यंत प्रबल हो। तरंग ऊर्जा को रोककर रखने के लिए अनेक युक्तियां विकसित की गई हैं ताकि टरबाइन को घुमाकर विद्युत का उत्पादन करने के लिए इनका उपयोग किया जा सके। महासागरीय तापीय ऊर्जा महासागरीय अथवा समुद्रों के पृष्ठ का जल सूर्य द्वारा गर्म हो जाता है, जबकि महासागर के गहराई वाले भाग का जल इसकी तुलना में ठंडा होता है। ताप में इस अंतर का उपयोग सागरीय तापीय ऊर्जा रूपांतरण विद्युत संयंत्र ओशन थर्मल एनर्जी कन्वर्शन प्लांट या OTEC विद्युत संयंत्र में ऊर्जा का उत्पादन करने के लिए किया जाता है। OTEC विद्युत संयंत्र केवल तभी प्रचलित होते हैं जब महासागर की सतह पर जल के ताप तथा 2 किलोमीटर तक की गहराई पर जल के ताप में 20 डिग्री सेल्सियस तक का अंतर हो। पृष्ठ के गर्म जल का इस्तेमाल अमोनिया जैसे वाष्पशील द्रवों को उबालने में किया जाता है। इस प्रकार उत्पन्न हुई द्रवों की वाष्प फिर जनित्र के टरबाइन को घुमाती है। महासागर की गहराइयों में ठंडे जल को पंप से खींचकर वाष्प को ठंडा करके फिर से द्रव में परिवर्तित करके संघनित किया जाता है। महासागरों की ऊर्जा क्षमता महासागरीय तापीय ऊर्जा, ज्वारीय ऊर्जा तथा तरंग ऊर्जा अति विशाल है, परंतु इसके दक्षतापूर्ण व्यापारिक दोहन में मुश्किल है। भूतापीय ऊर्जा भूमि के बदलावों के कारण भूपट्टी में गहराइयों पर गर्म क्षेत्रों में पिछली चट्टानें ऊपर ढकेली दी जाती हैं, जो कुछ क्षेत्रों जिन्हें तप्त स्थल कहते हैं
में इकट्ठी हो जाती है। जब भूमिगत जल इन तप्त स्थलों के संपर्क में आता है तो वाष्प बनती है। कभी कभी इस गर्म जल को पृथ्वी की सतह से बाहर निकलने के लिए निकास मार्ग मिल जाता है। इन निकास मार्गों को उष्ण स्रोत अथवा गर्म चश्मा कहते हैं। कभी कभी यह भाप अपने आप चट्टानों के बीच में फंस जाती है, जहां इसका दाब बहुत अधिक हो जाता है। तप्त स्थलों तक पाइप डालकर इस भाप को बाहर निकाला जाता है। अधिक दाब पर निकली यह भाप टरबाइन को घुमाती है, जिससे विद्युत जनित्र विद्युत पैदा करते हैं। इसके द्वारा विद्युत उत्पादन की लागत ज़्यादा नहीं है, लेकिन ऐसे बहुत कम क्षेत्र हैं जहाँ पर व्यापारिक दृष्टिकोण से इस ऊर्जा का दोहन करना व्यवहारिक है। संयुक्त राज्य अमेरिका तथा न्यूजीलैंड में भूतापीय ऊर्जा पर आधारित कई विद्युत शक्ति संयंत्र कार्य कर रहे हैं। नाभिकीय ऊर्जा कैसे पैदा होती है? नाभिकीय ऊर्जा विखंडन अभिक्रिया एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें किसी भारी नाभिक वाले परमाणु जैसे यूरेनियम, थोरियम अथवा प्लूटोनियम के नाभिक को निम्न ऊर्जा न्यूट्रॉन से बमबारी करके हल्के नाभिकों वाले परमाणुओं में तोड़ा जा सकता है। जब ऐसा किया जाता है तो बहुत बड़ी मात्रा में ऊर्जा मुक्त होती है। यह तब होता है जब मूल नाभिक का द्रव्यमान व्यष्टिगत उत्पादों के द्रव्यमानों के योग से थोड़ा ही ज़्यादा होता है। उदाहरण के लिए यूरेनियम के एक परमाणु के विखंडन में ऊर्जा मुक्त होती है, वह कोयले की किसी कार्बन परमाणु के दहन से मुक्त ऊर्जा की अपेक्षा 1 करोड़ गुना ज़्यादा होती है। विद्युत उत्पादन के लिए डिजाइन किए जाने वाले नाभिकीय संयंत्रों में इस प्रकार के नाभिकीय ईंधन स्वपोषी विखंडन श्रृंखला अभिक्रिया का एक हिस्सा होते हैं। इस अभिक्रियाओं द्वारा नियंत्रित दर पर ऊर्जा मुक्त होती है। इस मुक्त ऊर्जा का इस्तेमाल भाप बनाकर विद्युत पैदा करने में किया जा सकता है। क्या आप जानते हैं नाभिकीय विखंडन अभिक्रिया में उत्पाद नाभिकों तथा मूल नाभिक के द्रव्यमानों का अंतर डेल्टा एम ऊर्जा ई में बदल जाता है। इस ऊर्जा ई की दर सन 1905 में अल्बर्ट आइंस्टीन द्वारा सबसे पहले व्युत्पन्न व्याख्यात समीकरण डेल्टा एम सी स्क्वायर द्वारा नियंत्रित की जाती है। यहाँ सी प्रकाश की निर्वात में चाल है। नाभिकीय विज्ञान में प्राय ऊर्जा को इलेक्ट्रॉन वोल्ट ए बी के मात्रकों में व्यक्त किया जाता है। उपरोक्त समीकरण द्वारा यह आसानी से निरीक्षण किया जा सकता है कि 1 परमाणु द्रव्यमान मात्रक U लगभग 931 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट एमई भी ऊर्जा के बराबर होता है। तारापुर महाराष्ट्र कल्पकम नाभिकीय विद्युत शक्ति संयंत्रों का मुख्य संकट पूर्णतः उपयोग होने के पश्चात शेष बचे नाभिकीय ईंधन का निपटारा तथा भंडारण करना है, क्योंकि बाकी बचे ईंधन का यूरेनियम अभी भी हानिकारक घातक विकिरणों में क्षयित होता है। यदि नाभिकीय अपशिष्टों का निपटारा तथा भंडारण उचित प्रकार से नहीं होता तो इससे पर्यावरण संदूषित हो सकता है। इसके अलावा नाभिकीय विकिरणों के आकस्मिक रिसाव का खतरा भी बना रहता है। नाभिकीय विद्युत शक्ति संयंत्रों के प्रतिस्थापित की बहुत अधिक लागत, पर्यावरणीय संदूषण के प्रबल खतरे तथा यूरेनियम की सीमित प्रबलता बेहतर स्तर पर नाभिकीय ऊर्जा के इस्तेमाल को निषेधात्मक बना देते हैं। नाभिकीय विद्युत शक्ति संयंत्रों के निर्माण से पहले नाभिकीय ऊर्जा का उपयोग विनाश के लिए किया जाता था। किसी नाभिकीय हथियार में होने वाली श्रृंखला विखंडन अभिक्रिया का मूल सिद्धांत नियंत्रित नाभिकीय रिएक्टर के सिद्धांत के बराबर है, लेकिन दोनों प्रकार की युक्तियां का निर्माण एक दूसरे से पूर्णतः अलग होता है। क्या आप जानते हैं नाभिकीय संलयन आजकल के सभी व्यापारिक नाभिकीय रिएक्टर नाभिकीय विखंडन प्रक्रिया पर आधारित है, लेकिन एक अन्य अपेक्षाकृत सुरक्षित प्रक्रिया जो नाभिकीय संलयन कहलाती है द्वारा भी नाभिकीय ऊर्जा उत्पन्न करने की संभावना व्यक्त की जा रही है। संलयन का अर्थ है 2 हल्के नाभिकों को जोड़कर एक भारी नाभिक का परमाणु बनाना, जिसमें सामान्यतः हाइड्रोजन समस्थानिक अथवा हाइड्रोजनों से हीलियम उत्पन्न की जाती है। इसमें भी आइंस्टीन समीकरण के अनुसार अत्यधिक मात्रा में ऊर्जा निकलती है। ऊर्जा निकलने का कारण यह है कि अभिक्रिया में उत्पन्न उत्पाद का द्रव्यमान अभिक्रिया में हिस्सा लेने वाले मूल नाभिकों के व्यष्टिगत द्रव्यमानों के योग से थोड़ा बहुत कम होता है। इस प्रकार के नाभिकीय संलयन
अभिक्रियाएं सूर्य तथा अन्य तारों की ऊर्जा का स्रोत है। नाभिकीय संलयन अभिक्रियाओं में नाभिकों को आपस में संलग्नित होने का बाध्य करने के लिए बहुत अधिक ऊर्जा चाहिए। नाभिकीय संलयन प्रक्रियाओं के होने के लिए जरूरी शर्तें चरम कोटि की है। मिलियन कोटि पास्कल दाब तथा मिलियन कोटि केल्विन ताप हाइड्रोजन बम ताप नाभिकीय अभिक्रिया पर आधारित होता है। हाइड्रोजन बम के क्रोड में प्लूटोनियम अथवा यूरेनियम के विखंडन पर आधारित किसी नाभिकीय बम को रख देते हैं। यह नाभिकीय बम ऐसे पदार्थ में अतः स्थापित किया जाता है जिनमें लिथियम तथा ड्यूटेरियम होते हैं। जब इस नाभिकीय बम जो विखंडन पर आधारित है को अधिविस्थापित करते हैं तो इस पदार्थ का ताप कुछ ही माइक्रोसेकंड में 10 के पावर 7 के तक वृद्धि करता है। यह अति उच्च ताप हल्के नाभिकों को संलग्नित होने के लिए उचित मात्रा में ऊर्जा उत्पन्न कर देता है, जिसके परिणाम स्वरूप विनाशकारी मात्रा में ऊर्जा मुक्त होता है। क्रियाकलाप 7 कक्षा में इस प्रश्न पर विचार विमर्श कीजिए कि जैव मात्रा महासागरीय तापीय ऊर्जा तथा पवन ऊर्जा की ऊर्जाओं का अंतिम स्रोत क्या है। क्या इस संदर्भ में नाभिकीय ऊर्जा तथा वो तापीय ऊर्जा भिन्न है? क्यों? आप तरंग ऊर्जा तथा जल विद्युत ऊर्जा को किस श्रेणी में रखेंगे? पर्यावरण विषयक सरोकार। पिछले अनुभाग में हमने ऊर्जा के विभिन्न स्रोतों के बारे में पढ़ा था। इनमें से किसी भी प्रकार की ऊर्जा का इस्तेमाल पर्यावरण में किसी न किसी रूप में विक्षोभ पैदा करता है। किसी भी परिस्थिति में हम जब किसी ऊर्जा स्रोत का चुनाव करते हैं तो वह निम्न कारकों पर निर्भर करता है। उस ऊर्जा स्रोत को इस्तेमाल करने में पर्यावरण को होने वाली क्षति, उस ऊर्जा स्रोत से ऊर्जा प्राप्त करने में आसानी, उस ऊर्जा स्रोत से ऊर्जा लेने में मितव्यता तथा उस ऊर्जा स्रोत से ऊर्जा प्राप्त करने की उपलब्धता, प्रौद्योगिकी की दक्षता। यद्यपि हम सीएनजी संपीड़ित प्राकृतिक गैस जैसे स्वच्छ ईंधन के बारे में बात करते हैं, लेकिन यह कहना अधिक सही होता है कि कौन सा स्रोत किस स्रोत की तुलना में अधिक स्वच्छ है। हम यह पहले ही पढ़ चुके हैं कि जीवाश्म ईंधन जलाने से वायु प्रदूषण होता है। कुछ प्रकरणों में कुछ युक्तियों जैसे सौर सेल का वास्तविक प्रचालन प्रदूषण मुक्त हो सकता है, परंतु उस युक्ति को जुटाने में कहीं न कहीं पर्यावरणीय नुकसान हो सकता है। इस क्षेत्र में लगातार अनुसंधान हो रहे हैं और इस प्रकार की युक्तियों के निर्माण के लिए कोशिशें की जा रही हैं जो लंबे समय तक कार्य कर सके तथा अपने समस्त कार्यकाल में कम से कम हानि पहुंचाए। क्रियाकलाप 8 विविध ऊर्जा स्रोतों के बारे में जानकारी इकट्ठा करके यह ज्ञात कीजिए कि उनमें प्रत्येक पर्यावरण को किस तरह प्रभावित करता है। प्रत्येक ऊर्जा स्रोत के लाभ और हानियों पर वाद विवाद कीजिए तथा इस आधार पर ऊर्जा के सर्वोत्तम स्रोत का चुनाव कीजिए। कोई ऊर्जा स्रोत हमारे लिए कब तक बना रह सकता है। हमने पहले यह पढ़ लिया है कि हम ज़्यादा लंबे समय तक जीवाश्म ईंधन पर निर्भर नहीं रह सकते। इस प्रकार के स्रोत जो किसी न किसी दिन खत्म हो जाएगी उन्हें ऊर्जा के समाप्तम स्रोत अथवा अनवीकरणीय स्रोत कहते हैं। इसके विपरीत यदि हम लकड़ी जलाने में प्रयुक्त होने वाले वृक्षों को प्रतिस्थापित करके जैव मात्रा से संचालन करें तो हम किसी निश्चित दर पर ऊर्जा की नियत आपूर्ति को निश्चित कर सकते हैं। इस प्रकार के ऊर्जा स्रोत जिनको द्वारा उत्पन्न किया जा सकता है ऊर्जा के नवीकरणीय स्रोत कहलाते हैं। हमारे प्राकृतिक पर्यावरण में नवीकरणीय ऊर्जा उपलब्ध है। यह ऊर्जा की आवर्ती अथवा सतत धाराओं के रूप में अथवा इतनी अधिक मात्रा में भूमिगत भंडारों में संचित है कि भंडारों में रिक्त होने की दर व्यवहारिक दृष्टि से नगण्य। क्रियाकलाप 9 इस कक्षा में इन समस्या पर विचार विमर्श कीजिए। यह कहा जाता है कि अमूर्तता कोयले के भंडार आने वाले 200 वर्षों के लिए उपलब्ध है। क्या इस प्रक्रिया में हमें चिंता करने की जरूरत है? क्या हमारे कोयले के भंडार खाली होते जा रहे हैं? क्यों अथवा क्यों नहीं?